नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय, और राजस्थान भूगोल विषय के अंदर जो हमारे पास सीरीज चल रही है राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की इससे पहले हम लोगों ने काफी बातें कर ली है दोस्तों कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर 3 प्रकार का होता है: आंतरिक प्रवाह क्रम, अरब सागरीय प्रवाह क्रम और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। हमने इससे पहले आंतरिक प्रवाह क्रम की बातें पढ़ ली है और इसी के साथ अरब सागरीय प्रवाह क्रम की बातें भी पढ़ ली है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। अब बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में क्या होता है कि वे नदियां जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वे नदियां कौन से प्रवाह क्रम की होती है? तो आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की। लेकिन वे नदियां जिनका पानी किसी भी महासागर या सागर में नहीं गिरता है, वे नदियां कौन सी होती है? आप कहेंगे सर आंतरिक प्रवाह क्रम की। लेकिन वे नदियां जिनका पानी अरब सागर में गिरता है, वे कौन से प्रवाह क्रम की होती है? आप कहेंगे सर अरब सागरीय प्रवाह क्रम की। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम के अंदर एक नदी है बहुत ही शानदार, और यहां से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हर बार यहां से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं और प्रश्न पूछा भी जाता है। इसीलिए सभी भाई बहन पहले क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई बहनों को पता चल जाए कि हमारा परिवार हमारे सामने है। सृष्टि परिवार फिर से एक बार केपी सर की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका है। तो आप सभी भाई बहन पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपको आनंद आने वाला है। इस क्लास के अंदर बहुत सारी बातें ऐसे बताने वाला हूं मैं आप लोगों को जो आज तक आप लोगों ने किसी गाइड के अंदर नहीं पढ़ी होगी, और आज तक आपने इतना शानदार नहीं पढ़ा होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। पहले क्लास को शेयर कीजिए, फिर अपने पढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। आज का सेशन जो शुरू कर रहे हैं इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रवाह क्रम चलेगा। तो आज की क्लास के अंदर आपको पता है, आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि सर आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे, ये करेंगे दोस्तों बंगाल के खाड़ी प्रवाह क्रम की। कौन सा प्रवाह क्रम पढ़ेंगे? तो बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम आज की क्लास के अंदर कौन सा प्रवाह क्रम पढ़ रहे हैं। तो आपको मैंने आपके सामने लिखा है कि हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, प्रत्येक बात क्लियर करते जाएंगे आराम से, ताकि सब भाई बहनों को पता चल जाए कि वास्तव में सर ने गजब बताया था। और बोलने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, बोलने नहीं दूंगा क्लास को। आपको जितना पढ़ाऊंगा आपको याद करवा के जाऊंगा, लेकिन आपका फर्ज बनता है जो आप पूरा करते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते रहें, क्लास को लाइक करते रहें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपका लाइक करना और एक अच्छा कमेंट लिखना हमारे लिए कितना ऊर्जावान रहता है, ये सब आप जानते हैं। तो सभी भाई बहनों से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले अपना काम जरूर करते रहना। आइए अब क्या करना है, हमको क्या पढ़ना है सर आज की क्लास के अंदर? हम कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम, सबसे पहले प्रश्न आएगा बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम होता क्या है? तो आप क्या बताएंगे सर? वे नदियां जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में गिरकर समाप्त होता हो, वे नदियां कौन से प्रवाह क्रम की होती है? बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियां होती है। बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम के अंदर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले कौन सी नदी की बात करने जा रहे हैं? ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले मैंने आपके सामने जिस नदी का नाम लिखा है, आपको पता है कि सर ये जो नदी लिखी है आपने, ये नदी कौन सी लिखी है? चंबल नदी। ध्यान से सुनते। सबसे पहले हमें कौन सी नदी के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों? आप कहेंगे सर चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम की नदी है। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। हाँ जी बिल्कुल सही है, कमेंट करते रहिए और आनंद ले लीजिए, क्लास के आनंद लीजिए आप लोग। वास्तव में अपने साथ साथ सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाते रहें। बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम के अंदर पहली नदी उठाई है हमने, कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। अब मैंने आपको एक ढांचा बताया हुआ है कि कोई भी नदी पहले पढ़ेंगे तो नदी का उपनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आपको पता है नदी का उपनाम पढ़ेंगे। आइए मेरे दोस्तों, कौन कौन से उपनाम है जो चंबल नदी के, वो आपके वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात ध्यान से सुनते, ये लो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि अपने चंबल नदी पढ़ेंगे
तो चंबल नदी के सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? आप कहेंगे सर हम तो पढ़ेंगे उपनाम। आइए मेरे दोस्तों, उपनाम की बात करूं तो चंबल नदी के कौन कौन से उपनाम हैं जो हमें याद करके चलना है? तै से चंबल, च से चरमणवती। ध्यान से सुनते रहिए, क्लास में याद होता जाएगा। ध्यान से सुनते जाइए। देखो कौन सी बातें याद करने जा रहे हैं हम लोग। तै से चरमणवती और च से ही आपको याद हो जाएगा चंबल। चरमणवती देखते जाइए आप लोग। अब ये नदी है आपके सामने, देखिए आप लोग, नदी का नाम कौन सा लिखा है मैंने? चरमणवती। पेपर में प्रश्न आएगा कौन सी नदी को चरमणवती नदी के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे सर च से चंबल, च से चरमणवती कहा जाता है। इसके बाद क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए। चरमणवती के साथ इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? ये आप कहेंगे सर राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ध्यान से सुनते। चरमणवती राजस्थान की कामधेनु के बाद इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों मालवीय गंगा। ध्यान से सुनते जाइए दोस्तों, मालवीय गंगा कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाइए, इसे क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर इसको मालवीय गंगा कहा जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। जैसे अगर अपने बात करते हैं कि इसको क्या कौन कौन से नामों से जाना गया, आप क्या नाम देंगे? दोस्तों देखिए, पहले चरमणवती राजस्थान की कामधेनु, और इसी के साथ अगर अपने यहां पर बात कर लेते हैं कि इसे कहा जाता है मालवीय गंगा कहा जाता है। और मालवीय गंगा के बाद क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसको सदावाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सदावाहिनी कहा जाता है। और सदावाहिनी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसी नदी को नित्य वाहिनी भी कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। इसी नदी को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसी नदी को नित्य वाहिनी नदी भी कहा जाता है। ये लो आपके सामने सारे नाम है, नित्य वाहिनी नदी कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाइए कौन कौन से नामों से जाना गया है चंबल नदी को। आप कहेंगे सर चरमणवती, राजस्थान की कामधेनु, मालवीय गंगा, सदावाहिनी, और इसको क्या कहा गया है? नित्य वाहिनी कहा गया है। ये सारे के सारे नाम कौन सी नदी के हैं? आप कहेंगे सर चंबल नदी के। जल्दी सी इतना मैटर आपको कोई गाइड नहीं उपलब्ध करवाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग क्लास में पूरा वीडियो देखें, क्लास को पूरा देखें ताकि आपको आनंद आए। दोस्तों पेपर में राजस्थान पुलिस की बात करूं, हर बार ये प्रश्न आता है, नदियों के उपनाम पूछे जाते हैं। जैसे ही आपके सामने चंबल नदी से उपनाम पूछेगा आपको याद आएगा च से चरमणवती, राजस्थान की कामधेनु, मालवीय गंगा, सदावाहिनी, नित्य वाहिनी। ये सारे नाम कौन सी नदी के हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर चंबल नदी के। अब सुनते जाइए, इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? इसके बाद दोस्तों उपनाम के बाद हमें नदी का उद्गम स्थल पता होना चाहिए। हमें नदी का क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आप कहेंगे सर उद्गम स्थल पता होना चाहिए। ये सब ढांचा मैंने आपको बता दिया है। अब उद्गम स्थल में आप क्या याद रखेंगे? उद्गम स्थल क्या होता है? नदी जहां से निकल के आ रही है वो आपका क्या होगा मेरे दोस्त? उद्गम स्थल होगा। जहां से नदी शुरू हो रही है वो आपका उद्गम स्थल होता है। तो अपने उद्गम स्थल प्रत्येक नदी का याद करके चलना है। आइए मेरे दोस्त, कैसे याद करेंगे? देखो ये नदी कहां से निकलती है? आप कहेंगे सर ये नदी निकलती है एमपी से। मध्य प्रदेश में महू के निकट। किसके निकट भाई? महू के निकट। मैं प्रत्येक बात क्लियर करता जाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं हो आपके सामने। उद्गम स्थल से संबंधित प्रश्न आएगा, उपनाम से संबंधित प्रश्न आएगा, प्रवाह क्रम से कोई नदी का प्रश्न आएगा, अपने नोट से आएगा, मेरा ये वादा है दोस्तों। ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि छोड़ने वाले नहीं है हमको। देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला की बात चल रही है दोस्तों? आप कहेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला की बात चल रही है सर। ये लो दोस्तों, महू के निकट मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की
आप कहेंगे सर जाना पाव की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से मेरे दोस्तों? जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। ध्यान से सुनता जाइए आप लोग, पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव की पहाड़ियों से निकल के आती है। कौन सी नदी निकल के आती है? चंबल नदी आती है। अब सुनते जाइए, आपने क्या याद किया है? चंबल नदी का उपनाम याद किया है और चंबल नदी का क्या याद किया दोस्तों? आप कहेंगे सर उद्गम स्थल भी हमने याद किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे? 3 नंबर जो फैक्ट आता है हमारे पास, कोई भी नदी को लेकर आता है तो उस नदी का 3 नंबर की अगर अपने बात करें, उस नदी को 3 नंबर के अंदर अपने क्या याद करते हैं दोस्तों? आप सभी को पता है कि सर 3 नंबर पे अपने नदी का पढ़ते हैं प्रवाह क्रम। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? प्रवाह क्रम। प्रवाह क्रम में क्या होता है कि नदी कहां से आई और कहां कहां बही, ये मतलब होता है किसका दोस्तों? प्रवाह क्रम का मतलब होता है। आइए दोस्तों, घबराना नहीं आप लोगों को, मैं एक शानदार तरीके से एक हल्के डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा ताकि सभी भाई बहनों का ये प्रश्न सही हो जाए। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगी और यहां से प्रश्न जो होगा वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान से सुनते जाइए। अगर अपने बात करते हैं सबसे पहले प्रवाह क्रम के अंदर, तो आपको क्या याद करके चलना है दोस्तों? ध्यान से, जैसे मैं बात करूं, ये नदी निकल के आती है कहां से? मध्य प्रदेश में महू के निकट से। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जैसे आपका एमपी का स्थल है और एमपी के अंदर ये जो पर्वतमाला मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये पर्वतमाला आपकी कौन सी है? आप कहेंगे सर ये विंध्याचल पर्वतमाला। थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर इस पर्वतमाला की बात करें अपने, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा जैसे आपके सामने मैंने बड़ा बनाया रूप, देख ध्यान से सुनते, ये एक पर्वतमाला है, बड़ी पर्वतमाला है, तो मैंने आपके सामने बड़ा ही बना दिया। ध्यान से सुनते, ये पर्वतमाला आपकी कौन सी? आप कहेंगे सर विंध्याचल पर्वतमाला। इस विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर दोस्तों जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के अंदर यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की अगर अपने बात करें तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले इस पर्वतमाला का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो विंध्याचल पर्वतमाला है। ये लो मैं आपके सामने इसका नाम भी लिख देता, विंध्याचल पर्वतमाला है। बस आपको सभी भाई बहनों को क्लास समझ में आना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम ज्यादा पढ़ें या हम कम पढ़ें, आपको बस क्लास पूरा देखना है। क्लास पूरा देखने के बाद मैं प्रश्न करूंगा आप लोगों से, और इसके बाद आज एक और न्यूज दूंगा मैं आपको। प्रश्न करेंगे तब आपको आनंद आएगा कि अपने कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिए, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला की ये कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आप कहेंगे सर ये विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? तो आप कहेंगे जाना पाव की पहाड़ी है। विंध्याचल पर्वतमाला की कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव की पहाड़ी है। अब मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर इस नदी का नाम तो चंबल नदी है। कौन सा नाम है दोस्तों? आप कहेंगे सर चंबल नदी। आप ध्यान से सुनते जाइए, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती, कहां से निकलती है दोस्तों? मध्य प्रदेश से। ये देखो मध्य प्रदेश से निकली चंबल नदी, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करेगी, आपको पता है। एमपी से निकलकर कहां कौन से राज्य में आएगी? आप कहेंगे सर राजस्थान में। अब देखते जाइए, अब राजस्थान में जैसे ये नदी आएगी तो राजस्थान में अगर अपने बात करें इस नदी की, तो राजस्थान के अंदर ये नदी जब प्रवेश करेगी, देखते जाइए आप लोग, राजस्थान में आ रही है अब आपकी नदी। आप देखिए यहां से इस नदी ने प्रवेश किया है, कौन से राज्य में प्रवेश किया है? आप कहेंगे सर राजस्थान में। ध्यान से सुनते जाइए, आपको बिल्कुल आराम से क्लियर करवा के चलूंगा मैं सारी बातें, अब सुनते जाइए। अब ये नदी आपके राज्य में आ गई है और आपका राज्य है जिसका नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर राजस्थान। कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान राज्य है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए, अगर अपने राजस्थान की बात करें, जैसे अपने राजस्थान की बात करें, ये आपका राज्य है जिसका नाम है दोस्तों, आप कहेंगे सर राजस्थान। अब ये नदी आपके राजस्थान में प्रवेश कर रही है। राजस्थान के अंदर कौन से जिले से प्रवेश कर रही है? तो आप कहेंगे सर ये नदी प्रवेश कर रही है, उस जिले का नाम तो चित्तौड़गढ़ है। कौन सा नाम है सर? चित्तौड़गढ़ नाम है। चित्तौड़गढ़ के कौन से स्थान से प्रवेश करती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि ये नदी राजस्थान के अंदर कौन से स्थल से प्रवेश कर रही है। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है कौन से स्थल से? आप कहेंगे सर
चौरासीगढ़ से, कौन से स्थल से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से। ये लो दोस्तों, आपको ये बात भी अब क्लियर हो चुकी है। प्रश्न आएगा कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के अंदर महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जानापाव की पहाड़ियों से निकली, कौन से राज्य से निकलकर आई थी? तो आपको पता है कि ये नदी जो निकलकर आए थे, ये कौन से राज्य से निकलकर आए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये नदी निकलकर आई थी दोस्तों कौन से राज्य से? आप कहेंगे सर एमपी से निकलकर आई थी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले के कौन से स्थान से? चौरासीगढ़ नामक स्थान। अब चौरासीगढ़ से प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, और आगे दोस्तों अगर अपने बात करें तो कितना चलती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहां से प्रवेश करने के बाद ये नदी कहां चलती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हुए ये नदी चल रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आप देखिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी आगे जाएगी आपकी, और कौन से जिले में जाएगी? तो आपका आंसर आना चाहिए सर, चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी जो जा रही है ये कौन से जिले में जाएगी? अब आप कहेंगे सर ये नदी कहां जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये नदी चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी चली गई है ऊपर, कौन से जिले के अंदर? आप कहेंगे सर कोटा जिले में। कौन से जिले में चली गई है? कोटा में। चित्तौड़गढ़, कोटा, और कोटा के बाद सुनते जाइए, अब कोटा के बाद आपकी जो नदी है ये कौन से जिले में जाएगी? ध्यान से सुनते। कोटा के बाद ये नदी आगे बढ़ी, कोटा बूंदी, बूंदी के बाद ये नदी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, यहां तक चली है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब यहां तक चली है आपकी ये नदी, धौलपुर तक चली है, ध्यान से सुनते जाइए। अगर अपने इस नदी की बात करें तो ये नदी आपकी कहां तक चली गई है? आपके राज्य धौलपुर तक चली गई, ध्यान से सुनते। अगर मैं बात करता हूं कि ये नदी कहां तक चली गई है, आप कहेंगे सर ये नदी कोटा के बाद कौन से राज्य तक चली गई है? आप कहेंगे सर धौलपुर तक। देखो यहां से जैसे ये प्रवेश करती है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, और कहां चली गई है? धौलपुर में। अब क्या करना है आपको, क्या करना है? ध्यान से सुनिए, कौन कौन से जिलों से निकल रही है राजस्थान के अंदर, आपको ये बात याद करके चलना है दोस्तों, ध्यान से सुनते। अगर ये बात याद करें, चित्तौड़गढ़, कोटा के बाद चलती है ये कौन से जिले के अंदर? आप कहेंगे सर ये नदी चलती है बूंदी जिले में, ये लो दोस्तों। और बूंदी के बाद ये चलती है कहां पर? तो सवाई माधोपुर के अंदर, ये लो दोस्तों, आपका जिला है जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद ये नदी चली गई आपकी कौन से जिले में? आप कहेंगे सर करौली में। और करौली के बाद ये नदी कौन से जिले में चली गई है? आप कहेंगे सर धौलपुर जिले। और धौलपुर के बाद ये नदी क्या करती है? धौलपुर के बाद अगर अपने बात करती है तो ये नदी राजस्थान से क्या चली जाती है? राजस्थान से दोस्तों बाहर चली जाती है। अब सुनते जाइए आप लोग, अब ये राजस्थान से क्या जाएगी? बाहर जाएगी दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये जैसे आपकी नदी है, इस नदी की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां से आगे बढ़ी, अब आगे बढ़ी तो ये राजस्थान से बाहर चलेगी, और राजस्थान से बाहर जाने के बाद यूपी में चली जाती है, और यूपी के अंदर आपको पता है कि एक नदी आती है इसके सामने, और उसके अंदर ये जल मिलाती है। बहुत ही शानदार, बिल्कुल कमेंट लिखते रहिए, आप लोगों को आनंद आ रहा है। तो कहां से आई? मध्य प्रदेश के अंदर महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जानापाव की पहाड़ियों से। राजस्थान में चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश किए, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ध्यान से सुनते रहिए, फिर करौली और धौलपुर होते हुए कौन से राज्य में प्रवेश कर गई है? आप कहेंगे सर ये प्रवेश कौन से राज्य में कर गई है? तो आप कहेंगे यूपी राज्य में। कौन से राज्य में प्रवेश कर गई है? आप कहेंगे सर यूपी राज्य में चली गई। और यूपी के अंदर जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि यूपी के अंदर ये जाकर एक अन्य नदी के अंदर मिलती है। वो नदी कौन सी है उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं यूपी के अंदर एक नदी है और उस नदी की बात करें तो वो नदी कौन सी है, उस नदी का नाम आपको पता रखना है। दोस्तों ध्यान से सुनते, ये नदी कौन सी है? जैसे ये नदी है, यूपी के अंदर एक नदी आ रही है और ये नदी है आपकी, ये देखो, और ये नदी जाकर गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर रही है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर। इस नदी का नाम कौन सा है? ये नदी कौन सी है आपको पता होना चाहिए। आपकी जो ये नदी है चंबल, ये अपना जल डालती है किसके अंदर? तो ये डाल देती है आपकी यमुना नदी में। अब देखते जाइए आप लोग, आपको आराम से क्लियर करवाता जाऊंगा सारी बातें, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। घबराना नहीं है, बस बिल्कुल घबराना नहीं है। ये नदी कौन सी है आपकी? आप कहेंगे सर ये नदी है आपकी यमुना नदी। और ये कहां पर जाके इसके अंदर जल डालती है? यूपी के अंदर जाकर इटावा जिले के नजदीक मुरादगंज नामक स्थान पर। ये जो यहां पर इसका मिलन स्थल है, ध्यान से सुनिए। इसकी अगर अपने बात करें कि कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे सर ये जिला तो आपका इटावा जिला है। यूपी का कौन सा जिला है? इटावा जिला। यूपी के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर है? तो आप कहेंगे सर मुरादगंज नामक स्थान पर जाके
ये अपना जल किस में डाल देती है? यमुना में। और यमुना इसका पानी आगे ले जाकर कहां डालती है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी में। अब जो आपकी यमुना नदी है ये आगे जाकर इसका पानी कहां ले जाती है? तो आप कहेंगे सर इसका पानी जाता है अंतिम पॉइंट में, कौन सी खाड़ी के अंदर? बंगाल की खाड़ी के अंदर। इसी कारण जो चंबल नदी है आपकी कौन से प्रवाह क्रम की नदी है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की। बहुत ही शानदार पढ़ा है हमने, बहुत ही शानदार, आपको आनंद आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। एमपी से निकली, राजस्थान में आई और राजस्थान के बाद यूपी में चली गई। 3 राज्यों में बहने वाली इस नदी की अगर अपने बात करते हैं, 3 राज्यों में बहने वाली इस नदी की बात करें तो इस नदी की जो कुल लंबाई है, ध्यान से सुनते, कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। प्राचीन आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई कितनी थी? 966 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि वर्तमान के अंदर, वर्तमान में इस नदी की लंबाई कितनी है? आपको याद रखना है सर 1051 किलोमीटर है। ध्यान से सुनते जाइए, काफी बार ये प्रश्न आया है कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर 966 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन नहीं है 966, तो ऑप्शन ही नहीं है। आप क्या करेंगे? 1051 किलोमीटर। नई गाइड के अनुसार जो आंकड़ा इसका दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 1051 किलोमीटर। अब सुनते जाइए, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो चंबल नदी की राजस्थान में सर लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर 135 किलोमीटर। कितनी लंबाई है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर 135 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में इसकी कुल लंबाई कितनी रहती है? आप कहेंगे सर 322 किलोमीटर। राजस्थान में वर्तमान में इसकी लंबाई कितनी मानी जा रही है? 322 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जा रही है। लेकिन क्या है दोस्तों, तो चंबल नदी है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली है। बहुत सारे प्रश्न इस नदी से संबंधित बनेंगे जो अपने बात करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। प्रश्न क्या आएगा आपके सामने? प्रश्न जैसे आपके सामने आएगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी बताओ। तो आपको बताना है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर चंबल नदी है। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने? राजस्थान में, दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, राजस्थान में सर्वाधिक 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 अपर्दन वाली, ध्यान से सुनते जाइए, प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं, अपर्दन वाली नदी बताओ। तो राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन वाली, जिस दिन आपसे नदी पूछेगा आपका आंसर रहेगा सर चंबल नदी। लेकिन प्रश्न आ जाएगा आपके सामने, राजस्थान में, दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली नदी है, तो ये भी आपकी नदी कौन सी रहेगी? आप कहेंगे सर चंबल नदी। ध्यान से सुनते जाइए, कोई भी प्रश्न पूछेगा आपको, यहां पर जो मैंने प्रश्न आपके सामने लिखे हैं इनका जो आंसर होगा वो एक ही आंसर होगा कि ये नदी कौन सी नदी की बातें हैं। तो आप कहेंगे सर ये सारी की सारी जो बातें चल रही है कौन सी नदी की बातें चल रही है? चंबल नदी की। देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थायी जल ले जाने वाली चंबल नदी है। राजस्थान में अगर प्रश्न ये आ जाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, राजस्थान में सर्वाधिक, ध्यान से सुनिए, राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली, राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली जो नदी है वो नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर वो नदी है चंबल नदी। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली भी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कौन सी नदी है? आप कहेंगे सर चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली भी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। अब सुनते जाइए, चंबल नदी की बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यहां से अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां से अगर मैं बात करूं सवाई माधोपुर से लेकर करौली धौलपुर तक क्या होता है कि इधर तो आपका राज्य है, इधर आपका जो राज्य है इस राज्य का नाम है जैसे राजस्थान, इस राज्य का नाम कौन सा है? राजस्थान नाम है। लेकिन इधर जो राज्य है इस राज्य का नाम कौन सा है? एमपी है। अब प्रश्न क्या बनता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है? बहुत शानदार प्रश्न देने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाइए। एसआई के अंदर ये प्रश्न आया था दोस्तों। प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनिए, कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक नदीय जल सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है?
तो आपका आंसर आना चाहिए कि भारत के अंदर राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सबसे बड़ी नदी जल सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। देखो इस साइड जो आपका राज्य है इसका नाम कौन सा है? राजस्थान। और इस साइड जो आपका राज्य है इसका नाम कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये बाउंड्री पे बहती है और कितनी सीमा बनाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी सीमा बनाती है इनके बीच में? आप कहेंगे सर 241 किलोमीटर। कितनी सीमा बना रही है? 241 किलोमीटर। प्रश्न आएगा आपके सामने कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी नदी जल सीमा रेखा का निर्धारण करती है? चंबल नदी। और कितनी कर रही है दोस्तों? आप कहेंगे सर 241 किलोमीटर लंबी एक जल ये नदी सीमा रेखा का यहाँ पर निर्धारण ये नदी आपके सामने करती है। अब इसके बाद कौन सी बातें हैं जो चंबल नदी से संबंधित हमको याद रखना है? बहुत ही खास बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए। चंबल नदी से संबंधित एक बात और आपको याद रखनी है। यहां पर कौन सी बात है सर? ध्यान से सुनते रहिए, प्रश्न आएगा। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो विश्व धरोहर सूची के अंदर, किसके अंदर मेरे दोस्तों? आपसे पूछा जाएगा, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। विश्व धरोहर सूची की बात की जाती है तो विश्व धरोहर सूची के अंदर जो शामिल नदी है आपके पास, यहां पर वो नदी राजस्थान की है। राजस्थान की नदी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उस नदी का नाम कौन सा है? तो आप कहेंगे सर उस नदी का नाम तो हमें पता है, और वो नदी कौन सी है दोस्तों? आप कहेंगे सर चंबल नदी। चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी कौन सी सूची में शामिल है? आप कहेंगे सर विश्व धरोहर सूची के अंदर चंबल नदी क्या है दोस्तों? शामिल है। अब इसके बाद और भी कोई बात है क्या दोस्तों? ध्यान से सुनिए। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं उनके बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। चंबल नदी के ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं और इन बांध के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक बांध तो यहां पर बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। ये बांध है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, जो इसके अंदर बांध बना हुआ है आपके पास, इस बांध का नाम क्या है? दोस्तों ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश के। अब लो, इसके बाद क्या है कि एक बांध आपका चंबल नदी के ऊपर जो बना हुआ है, ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले। कौन से जिले के अंदर बना हुआ है दोस्तों? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। ये लो दोस्तों, आपका चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर भी चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है। ये लो आपके सामने बनाया है। अब चंबल नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है कोटा जिले के अंदर। ये लो दोस्तों, कोटा के अंदर इसके ऊपर 2 बांध है। अब ये लो आपके सामने कि कौन कौन से बांध है इसकी बात करेंगे। एक बांध तो ये अपने पास कोटा के अंदर, ये लो दोस्तों, और इसके बाद कोटा के अंदर इसके ऊपर एक बांध और भी बना हुआ है। ये लो दोस्तों, कोटा के अंदर इसके ऊपर एक बांध और है। अब चंबल नदी के ऊपर कुल कितने बांध बने हुए हैं? आप कहेंगे सर चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं दोस्तों? 4 बांध आपके सामने, चारों बांध। दोस्तों ध्यान से सुनिए, चंबल नदी पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा बांध बना हुआ है? आप कहेंगे सर चंबल नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है, ये बांध कौन सा बांध है? तो आप कहेंगे सर इस बांध का नाम तो है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, गांधी सागर बांध है। और ये जो गांधी सागर बांध है कौन से राज्य में है? आप कहेंगे सर एमपी राज्य में। कौन से राज्य में? एमपी में, मध्य प्रदेश। चंबल नदी पर पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में। अब चंबल नदी पर राजस्थान में पहला बांध कौन सा है? तो पहला बांध है जिसका नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, ये लो मैंने आपके सामने लिखा है और आपको याद करके चलना है। यहां पर राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पड़ता है सर? आप कहेंगे सर ये पड़ता है रावत बाटा के अंदर। और ये रावत बाटा आपका कहां पड़ता है दोस्तों? मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर कि ये कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसके बाद कौन सा बांध है चंबल नदी पर? कोटा जिले के अंदर बना हुआ है और इस बांध का नाम है दोस्तों जवाहर सागर बांध। कौन सा याद करके चलना है आपको? जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है? आप कहेंगे सर कोटा जिले में बना हुआ है। आप कमेंट करते रहिए, आपको वास्तव में आनंद आएगा। मुझे पता है कि आपको आनंद आएगा दोस्तों। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, आप कमेंट करते रहिए। देखिए अब कोटा के अंदर इसके ऊपर एक बांध और भी बना हुआ है और इस बांध का नाम कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस बांध का नाम है मेरे दोस्तों कोटा बैराज। कौन सा बांध है? तो आपको याद करके चलना है यहां पर कोटा बैराज बांध। दोस्तों ध्यान से सुनते, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? आप कहेंगे सर 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध कौन कौन सी 4 बांध है जो चंबल नदी पे? पहला बांध आपके सामने गांधी सागर बांध, दूसरा बांध आपके सामने दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा बांध है आपके सामने जवाहर सागर बांध,
और 4 नंबर आपके सामने मैंने लिखा है दोस्तों कौन सा, कोटा बैराज बांध। तो प्रश्न आएगा चंबल नदी पर बना हुआ पहला बांध कौन सा है, आप कहेंगे सर गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन एक बार प्रश्न आया दोस्तों, ध्यान से सुनिए, पटवार के अंदर प्रश्न आया था 2016 के अंदर। प्रश्न क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कि चंबल नदी पर बना हुआ पहला बांध राजस्थान में कौन सा है। अब देखिए राजस्थान में पहला बांध कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, जिसका नाम कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा बांध है आपको याद लेके चलना है, राणा प्रताप सागर। लेकिन आपको चंबल नदी पर कोटा जिले के अंदर कितने बांध याद रखने हैं, तो आप कहेंगे सर कोटा के अंदर इसके ऊपर 2 बांध है, एक का नाम जवाहर सागर बांध है और एक का नाम दोस्तों कोटा बैराज है। अब और क्या बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर, ध्यान से सुनते जाइए। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, आप कहेंगे सर जलप्रपात बना हुआ है। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, कौन सा प्रपात है, आप कहेंगे सर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की बात करें ये कौन सा है, तो इसका जो नाम है दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, जलप्रपात है, इसका नाम है तुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, तुलिया जलप्रपात। पेपर में प्रश्न आएगा कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और कौन से जिले में बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये तो चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में। चाहे से चंबल और चाहे से चूलिया जलप्रपात राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात है। ध्यान से सुनते जाइए, ये प्रश्न भी आपको याद करके चलना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछे, सॉरी राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे, तो आपको याद करके चलना है कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर स्थित है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद करके चलना है, जिसकी ऊंचाई तो दोस्तों 18 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्त, 18 मीटर है। इसके बाद आपको क्या याद करना है मेरे दोस्त, आपको याद करके चलना है कि चंबल नदी पर रामेश्वरम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है, जो आपको याद करके चलना है। यहाँ पर ध्यान से सुनते जाएंगे, चंबल नदी की बात चल रही है, तो चंबल नदी के अंदर अपने एक चीज और यहां पर लेकर चलेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। चंबल नदी पर याए जो सवाई माधोपुर के अंदर एक स्थल है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए, ये एक स्थल है और इस स्थल का नाम कौन सा है आपको पता होना यहां पर चाहिए। ये कौन सा स्थल है, तो आपको याद रखना है, ये स्थल है जिसका नाम है दोस्तों रामेश्वरम। कौन सा स्थल है, आप कहेंगे सर रामेश्वरम। रामेश्वरम स्थल कौन से जिले में पड़ता है, आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर में पड़ता है। रामेश्वरम के अंदर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। रामेश्वरम के अंदर क्या होता है कि रामेश्वरम स्थल के अंदर 2 नदियां आकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसका नाम कौन सा है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। आपको यहां से बहुत ही आनंद आने वाला है। 2 नदियां हैं, अब 2 नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी है जो यहां पर आके मिल रही है, उस नदी का नाम हमें पता होना चाहिए। आप देखिए, जैसे आपके सामने ये नदी है, ध्यान से सुनिए, एक नदी तो यहां से आती है और यहां आकर इसके अंदर जल मिला देती है, और एक नदी की बात करें तो एक नदी इधर से आती है और आकर इसके अंदर जल मिला देती है। ये लो, रामेश्वरम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर 2 नदियां आकर मिल रही है। एक नदी का नाम तो है, इस नदी का नाम तो आप कहेंगे सर, ध्यान से सुनते जाइए, इस नदी का जो नाम है ये नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बनास नदी। कौन सा नाम है दोस्तों, आप कहेंगे इस नदी का जो नाम है ये नदी है आपकी बनास नदी। लेकिन दोस्तों अगर अपने बात करते हैं कि इस नदी का नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सीप नदी। एक तो बनास है और एक सीप नदी है, जो सवाई माधोपुर रामेश्वरम नामक स्थान पर आकर किसमें अपना जल डालती है, तो आप कहेंगे सर ये जल डालती है रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर आके चंबल नदी में। और चंबल के अंदर ये क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये बना हुआ है त्रिवेणी संगम। कहां बना हुआ है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर बनास व सीप नदियां आकर यहां पर क्या बना रही हैं, आप कहेंगे सर त्रिवेणी संगम बनाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर अपने बात करें सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपको आंसर याद रखना है कि चंबल नदी का बहाव क्षेत्र करौली धौलपुर सवाई माधोपुर इन जिलों के अंदर चंबल नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है जो यहाँ पर बीहड़ कहलाता है। अब इसके बाद आपको क्या याद करके चलना है, छोटी छोटी बातें और भी कुछ बातें चंबल नदी की आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। चंबल नदी की आपको पता होना चाहिए सहायक नदियां, यहां से संबंधित भी प्रश्न कई बार आता है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब देखिए चंबल नदी की जो सहायक नदियां उनके नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैं बात करूं चंबल नदी की सहायक नदी है कालीसिंध, या कालीसिंध से पहले जैसे अपने करम भाई देखना चाहते हो आप तो इसे भी कर सकते हो, जैसे बनास, बनास के बाद सीप,
बनास, सीप, काली सिंध, ये लो आपके सामने काली सिंध, बनास, सीप, काली सिंध। काली सिंध के बाद जैसे नदी है बामणी, बामणी के बाद नदी है जिसका नाम है पार्वती, पार्वती के बाद नदी है जिसका नाम है दोस्तों कुरान, कुरान के बाद नदी है जिसका नाम है मेज, और मेज के बाद नदी है जिसका नाम है दोस्तों परवन, और परवन के बाद एक नदी है जिसका नाम है आलनिया, और आलनिया के बाद एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों, आप कहेंगे सर उस नदी का नाम है आहू नदी। कौन सा नाम है दोस्तों? आहू नदी है। और आहू के बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी एक नदी है चाकण नदी। ये जो नदियां मैंने आपके सामने लिखी है ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? आप कहेंगे सर चंबल की। बनास, सीप, काली सिंध, बामणी, पार्वती, कुरान, मेज, परवन, आलनिया, आहू, और आहू के साथ आपकी चाकण, और चाकण के साथ आप एक नदी और भी याद कर सकते हैं, नेवस। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों चंबल नदी की। ये सारी की सारी सहायक नदियां। दोस्तों आज की क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा है बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम के अंदर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी की हमने बात की है, तो चंबल नदी की। उपनाम क्या है? चरमणवती, राजस्थान की कामधेनु, मालवीय गंगा, सदावाहिनी, नित्यवाहिनी। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव की पहाड़ियों से। अब ये आपका सारा स्ट्रक्चर है चंबल नदी का जो आपको याद होना चाहिए कि ये देखो विंध्याचल पर्वतमाला, जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान के अंदर प्रवेश किया चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए यूपी के अंदर जाकर इटावा जिले के नजदीक मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना इसका पानी आगे ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डालती है दोस्तों। अब इसके बाद क्या था कि इसके ऊपर क्या था कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जिसकी लंबाई 966 किलोमीटर है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर थी, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार 322 किलोमीटर मानी गई। चंबल नदी पर पहला बांध गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में बंधा हुआ है, और दूसरा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा बांध है आपका जवाहर सागर बांध कोटा में, और 4 नंबर बांध कोटा के अंदर कोटा बैराज बांध है। तो चंबल नदी पर कुल 4 बांध भी बने हुए हैं। चंबल नदी की ओर बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन जिलों के मध्य क्या होता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी जल सीमा रेखा का निर्धारण करती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। कितनी सीमा बना रही है? आप कहेंगे सर 241 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया है मैंने। अब यहां पर क्या है कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी का जो प्रवाह क्रम है इस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता रखना है कि चंबल नदी का प्रवाह क्रम बीएड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखें राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन वाली चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक स्थायी जल ले जाने वाली आप कहेंगे चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली चंबल। विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान की नदी कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा है? चंबल नदी की क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आप कहेंगे सर सहायक नदियां हमें पता होना चाहिए। बनास, सीप, काली सिंध, बामणी, पार्वती, कुरान, मेज, परवन, आलनिया, आहू, नेवस, चाकण। ये सारी की सारी जो सहायक नदियां मैंने आपके सामने लिखी है ये कौन सी नदी की है? आप कहेंगे सर चंबल नदी की है। सभी भाई बहनों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर आपकी क्लास वास्तव में अच्छी थी, ताकि अगर आने वाला जो वीडियो है आपके सामने जो एक शानदार वीडियो मैं पेश कर पाऊंगा आने वाला वीडियो, सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मुझे इतना जो प्यार स्नेह दे रहे हैं, तो सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। और बार बार आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि सभी भाई बहन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चल पाए कि हम लोग क्या हैं और हमारे सामने जो मैटर है वो एक अच्छा मैटर कौन दे रहा है, वो आप लोग ये सब बताने वाले कौन हों, आप कर सकते हो। ये सब काम कौन कर सकता है? तो ये ताकत आपके अंदर है दोस्तों, ये काम आपको करना होगा। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।